तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11, जिसमें ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है। ठीक है ना। जनरली बच्चा लोग क्या करता है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन को इग्नोर करता है कि अरे ट्रू फॉल्स सत्य असत्य ही तो लिखना है। लेकिन यकीन मानो इस 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8.1 का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखे भी हैं। ठीक है ना। सबसे अच्छा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यही है, ट्रू फॉल्स वाला। ठीक है ना। खाली सत्य असत्य नहीं लिखना है। इस क्वेश्चन में बोला है कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। इस चीज की आप पुष्टि करिए, वेरीफाई करिए इस चीज को। ठीक है ना। एक एक करके 4 या 5 क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। फिर अगले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हम लोग जब शुरू करेंगे जब करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एक्सरसाइज 8.1 का है, ठीक है ना, इसको डिस्कस करने वाले हैं। रेडी है तुम लोग? बहुत बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। मतलब बोला है कि tan थीटा का मान 1 से हमेशा कम ही होता है। इस चीज को वेरीफाई करने का दो मेथड है। एक तो अगले एक्सरसाइज में 8.2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं tan थीटा का मान, थीटा का मान पढ़ने वाले हैं, sin थीटा का मान, cos थीटा का मान, tan थीटा का मान, फिर इसके रेसिप्रोकल का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है ना। वहां पर tan 60 का मान आ जाता है √3। tan 60 का मान कितना आ जाता है? tan 60 डिग्री का मान आता है √3। ये आगे हम सिखाने वाले हैं तुम लोगों को कि tan 60 का मान √3 आएगा। ठीक है ना, टेबल के थ्रू। अब √3 का मान अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, स्क्वायर रूट अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आता है 1.732। अब देखो तो तुम 1.732 का मान क्या 1 से बड़ा है? बिल्कुल 1.7 1 से बड़ा होता है ना। 1.7 का मान 1 से क्या होता है? बड़ा। अब tan 60 का मान बोला है और यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। भाई यहाँ पर tan 60 का मान √3 आ गया, √3 का मान आ रहा है 1.732 जो कि 1 से बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? असत्य। स्टेटमेंट क्या हो गया? असत्य। ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो भी थीटा का मान हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो इस पे बात करेंगे। ठीक है ना। लेकिन अभी ये प्रमाणित हो गया कि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, कभी कभी 1 से बड़ा भी मान आएगा। जैसे अगर हम थीटा का मान 60 डिग्री लेते हैं तो tan 60 का मान √3 हो गया, जिसका वैल्यू हो रहा है 1.732, जो कि ग्रेटर देन क्या है? 1 से बड़ा है। पकड़ में आ रहा है? अरे पकड़ में आया? क्लियर है ना। इसके अलावा एक और तरीका है इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने का, सिद्ध करने का। मान लो एक हम ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एंगल ए, ये लिखती है एंगल बी और ये लिखती है एंगल सी। अब tan a का मान इसके लिए बात करना है। ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये साइड दिया हुआ है 3, ये साइड दिया हुआ है 4, तो ये साइड क्या होगा? निश्चित रूप से 5। अरे भाई इस एंगल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, तो एंगल ए के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और ये साइड हो गया आधार। अब तुम यहां पर देख लो, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो ये साइड ऑटोमेटिकली 5 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी तक इतना क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग कि आइडिया लग रहा होगा कि एक साइड अगर 3 है, एक साइड अगर 4 है, तो कर्ण निश्चित रूप से 5 होने वाला है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 ही आता है। अब तुम यहाँ पर tan a का मान निकालो तो क्या आ रहा है? tan a का मान क्या आएगा? लंब बटा आधार। tan a का मान क्या आया? लंब बटा आधार 3/4। निश्चित रूप से मान 1 से छोटा आ रहा है, तो अभी लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैलिड है। tan a का मान तो हमेशा 1 से छोटा आ रहा है। अरे कहानी में ट्विस्ट क्या आया कि यहाँ पे tan a का मान निकालना है तो 3/4 आया। 3/4 का मतलब 1 से छोटा, 0 दशमलव समथिंग आएगा। तो 0 दशमलव समथिंग तो 1 से छोटा होता है ना। तो अभी तो लग रहा है कि बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। लेकिन ट्विस्ट क्या है कि अगर हम यहाँ पर सेम कहानी में यहाँ पे अगर हम लंब को क्या कर दें? 4 कर दें और आधार को 3 कर दें, अभी भी कर्ण 5 ही होगा। देख लो यहाँ से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर।
अगर हम यहाँ पे लंब 4 कर दिए तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस 9, यहाँ से आ गया 25 कर्ण स्क्वायर का मान, ठीक है ना। तो कर्ण का मान क्या आ गया 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से tan a का मान निकालो, तो अब यहाँ से tan a का मान निकालो, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3। अब 4 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो इसका मान तो 1 से बड़ा आने वाला है। इसका मान क्या आने वाला है, जब तुम 3 में 4 से भाग दोगे तो 3 इकाई 3, बोलो ये 1 आ गया, दशमलव 0 3 तिहाई 9, 1 दशमलव समथिंग आ रहा है, इसका मान कितना आ गया 1 दशमलव समथिंग। अब 1.3 क्या 1 से बड़ा नहीं हो रहा है, 1.3 1 से बड़ा नहीं हो रहा है, तो ये ट्रू कहां से हुआ। तो दो तरीका से हम एक्सप्लेन कर दिए इस चीज को कि tan 60 का मान √3 आ रहा है। tan 60 का मान कितना आया √3 का मान होता है 1.732 जो कि 1 से बड़ा है, और यहाँ पे बोला है कि नहीं भाई tan a का मान सदैव 1 से कम होगा, यहाँ पे भी फॉल्स हो गया है स्टेटमेंट। दूसरा तरीका क्या बताएं कि हम लोग एक समकोण त्रिभुज लिए हैं और लंब को ले लिए 4 और आधार को ले लिए 3, तो कर्ण हो गया 5, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम tan a निकाल रहे हैं तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार 4/3, यहाँ से वैल्यू आ गया 1.3, ये हमेशा 1 से बड़ा हो रहा है। लेकिन यहीं पे अगर हम इसको आधार इसको 3 यहाँ पे लिख दें, अगर हम लंब को 3 कर दें और आधार को 4 कर दें तो फिर वैल्यू आ रहा है 1 से छोटा। मतलब निश्चित रूप से tan a का मान 1 से बड़ा भी आ सकता है और 1 से छोटा भी आ सकता है। जबकि यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन में बोला गया है tan a का मान सदैव 1 से कम होगा, तो एक ऐसा स्टेटमेंट हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, असत्य बात है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए तुम यहाँ से ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम में अगर आ गया तो, कि tan 60 का मान √3 होता है, इसका मान 1.732 हो गया जो 1 से क्या होगा निश्चित रूप से बड़ा होगा, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर कि दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है और ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। चलिए ये नोट कर लीजिएगा। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ से हटा भी रहे हैं, ठीक है ना, ताकि फील आता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कोण A के किसी भी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुम क्या करो, एक समकोण त्रिभुज बना लो। यहाँ पे हम लिख दिए एंगल A, इसका नाम लिख दिया एंगल B और इसका नाम लिख दिया एंगल C। ये हो गया 90 डिग्री, तो ये वाला हो गया कर्ण। और यहाँ पे अगर हम एंगल A लिए हैं तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और ये हो गया आधार। अब समझो सेक A का मान कितना दिया हुआ है 12/5। सेक A बराबर क्या दे दिया 12/5। सेक थीटा बराबर होता क्या है ऋषुराज, कर्ण बटा आधार, ठीक है ना। क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका जस्ट उल्टा सेक A होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया कर्ण बटा आधार, ठीक है ना। अब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 5 और आधार कर्ण का मान 12 और आधार का मान 5 हो सकता है। पूछो क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, अच्छा यहां से अगर तुमसे बोला जाए कि लंब निकालें तो निकल पाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, आओ निकालते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इस एंगल A के लिए तो ये लंब हो गया जो अभी हमको नहीं पता है, कर्ण हमको पता है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है नहीं पता, तो लंब की जगह हम लंब ही रहने देते हैं, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से समझो ये तो हो गया 144, ये प्लस का 25 बराबर की इधर आया तो क्या हो गया माइनस का 25 बराबर कितना लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 144 में से 25 घटाएंगे तो कुछ भी आया, हमको नहीं मतलब है, ठीक है ना। यहाँ से लंब का मान कुछ भी आया, यहाँ से 144 में से 25 को हटाएंगे तो क्या कुछ ना कुछ तो वैल्यू आने वाला है ना। कितना वैल्यू आया 119, ठीक है, मान लेते हैं 119 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से लंब स्क्वायर का मान आया 119, तो यहाँ से लंब का मान कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 119, स्क्वायर रूट ऑफ 119, अगर कैलकुलेशन तुम लोग ठीक बताया है तो,
ठीक है ना, चेक कर ले क्या, 144 में से माइनस कर दो 25, ये 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया 9, ये बच गया 3 में से 2 गया 1 119, बिल्कुल ठीक है। अब समझो बात को, यहाँ पर आधार आ गया 5, लंब आ गया √119 और कर्ण आ गया कितना 12। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोग बात कर चुके हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देख लो तुम 5 देख लो, √119 देख लो, इन दोनों से बड़ा आ रहा है, 5 से भी बड़ा कौन है, 12 बड़ा है 5 से, 12 बड़ा है √119 से। कैसे पता चला कि √119 से बड़ा है 12? तुम बताओ कि 125 किसका स्क्वायर रूट होता है, या 225 15 का, 225 15 का स्क्वायर रूट हो रहा है। यहाँ पे तो 12 आ रहा है ना, और यहाँ पे √119 है, तो निश्चित रूप से ये तो 12 से बड़ा ही आ रहा है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि sec थीटा बराबर 12/5 पॉसिबल है। अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाते हैं इस चीज को, बहुत आसान तरीका से इसको और समझते हैं। sec a बराबर दिया हुआ है क्या 12/5, और sec थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटा आधार। किसी भी ट्रायंगल में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब तुम कर्ण और आधार में चेक करो, आधार 5 है और कर्ण कितना है 12, ये पॉसिबल है ना। अगर पॉसिबल कब नहीं होता, जब यहाँ पे ये रहता 5/12। sec a बराबर अगर हम लिख देते 5/12 तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि ये हो जाता फिर कर्ण, और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये बात बता चुके हैं कल के वीडियो में कि कर्ण सबसे क्या होती है, लंबी भुजा होती है। तो ये तो 12 तो वैलिड है, लेकिन अगर यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं तो 5 12 से तो छोटी हो जाएगी ना, फिर ये वैलिड नहीं होगा। बात को समझो, गहराई को समझो, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा हो रहा है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा है, तुम्हारे त्रिकोणमिति के बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू। ये क्वेश्चन क्या हुआ, सत्य। क्यों, क्योंकि ये है कर्ण और ये है आधार, और किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण तो बड़ी भुजा होती ही है, 12 बड़ा है 5 से, तो निश्चित रूप से ट्रू होने वाला है। अरे क्लियर है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग चलने वाले हैं किस चीज पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको पहले मिटाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है cos a कोण a के कोसेकेंट a के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। अब आप लोगों को अच्छे से बता चुके हैं हम कि साइन के लिए यूज होता है SINE, इंट्रोडक्शन क्लास लेक्चर नंबर 1 बता चुके हैं। साइन के लिए क्या यूज होता है, SINE। अगर इसमें हम को लगा दें तो कोसाइन हो जाएगा, और इसके लिए क्या यूज होता है, कॉस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टेंजेंट, तो यहां से क्या आता है, टैन। कोट टेंजेंट की बात करें अगर तो क्या आ जाएगा, कॉट। ये सब कुछ सिखा चुके हैं। अब यहाँ पे बोला है कोसिकेंट, किसका शॉर्ट, कोसिकेंट से शॉर्ट फॉर्म क्या आएगा, कॉस आएगा। नहीं, कॉस कहां से शॉर्ट फॉर्म आ रहा है, कोसाइन से ना, और ये बोल रहा है कि कोसिकेंट का शॉर्ट होगा कॉस। नहीं, देखो यहाँ पे कोसिकेंट का शॉर्ट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट, तो यहाँ से कोसेक आ जाएगा ना। अरे बोलो, ये कोसेक, कोसिकेंट का शॉर्ट तो कोसेक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि कहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कोसिकेंट का शॉर्ट कॉस होगा। नहीं भाई साहब, कोसिकेंट का शॉर्ट तो कोसेक होने वाला है, COSEC, ये कोसेक का शॉर्ट होगा। ठीक है ना, और कॉस का शॉर्ट क्या होता है, कोसाइन, यहाँ से कॉस आ गया शॉर्ट, तो कॉस का शॉर्ट क्या होने वाला, कोसाइन का शॉर्ट क्या होने वाला है, कॉस। बताए हुए हैं ये सब चीज, ठीक है ना, कि कौन किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो कोसाइन का शॉर्ट क्या होता है, कॉस। टेंजेंट का शॉर्ट क्या होता है, टैन। समझ में आया। कोटेंजेंट का शॉर्ट क्या होता है, कॉट। सब कुछ याद आ रहा होगा, बहुत बेसिक चीज से बताए हुए जो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बनाता है। ठीक है ना, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि कोसिकेंट से कोसेक बनेगा, कोसिकेंट से क्या बनेगा, कोसेक। और ये बोल रहा है कि नहीं भाई, कोसेक, कॉस का पूरा नाम कोसिकेंट होता है, और इसके लिए हम शॉर्ट में यूज कर रहे हैं कॉस। नहीं,
कोसाइन का शॉर्ट होता है कॉस, जहां से अगर हम यहाँ पे कोसाइन लिखते हैं तो यहाँ से हम यूज करेंगे क्या, कॉस। तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप कौन हुआ, कॉस। और ये बोला है कोसिकेंड का संक्षिप्त रूप कॉस होता है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। गॉट इट। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली बात करिए कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, मैसेज करिए, उसका तुरंत रिप्लाई मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल असत्य बात है। आइए समझते हैं कैसे। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्यों ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, क्यों ये कथन असत्य है? क्योंकि हम बात कर चुके हैं साइन थीटा के बारे में। तो ये जो एंगल थीटा होता है ये तो एंगल का काम कर रहा है ना, क्योंकि जब हम लिख रहे थे इसको, साइन को अगर लिखना हो तो हम पूरा नाम लिखे थे साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पे ये एंगल है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हम कॉट के लिए बात कर रहे हैं तो कॉट और ए गुना हो रहा है। नहीं, ये तो एंगल है भाई, ये गुणनफल कहाँ हो रहा है। ये कॉट, कॉट के साथ जो ये ए लगा हुआ है ये इसके साथ गुणनफल में नहीं है। ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, एंगल के लिए यूज हो रहा है। ठीक है ना। इसको अगर हम लिखना चाहें, इसको अगर हम पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ेंगे, कोटेंजेंट ऑफ, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए का शॉर्ट में हुआ कॉट, कॉट ऑफ एंगल ए। कहां से ये दोनों प्रोडक्ट हो रहा है, जबकि बुक वाला क्या बोला है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कॉट ए का मतलब हुआ कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, मतलब ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। आओ देखते हैं इसको। ये भी कथन क्या है, असत्य है। आओ इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये कथन कैसे असत्य है। बोला गया है, यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है कि साइन थीटा बराबर 4/3 लिखा हुआ है और बोला है कि ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब एक समकोण त्रिभुज बना लो और यहाँ पे एंगल मान लेते हैं, ये एंगल थीटा है। ये एंगल क्या है, थीटा। इसका नाम दे दिए ए, बी और सी। ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो गया, 4, जो कि लंब होगा। किताब में बोल रहा है कि ये लंब है। ठीक है ना। और कर्ण कितना दिया हुआ है, 3। अब तुम खुद देख के बताओ, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज की क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। नोट करके कहीं लिख लेना, ये बात पहले भी लिखवा चुके हैं। कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज का, किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे लंबा भुजा होता है, या फिर सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि कर्ण आ रहा है 3 और लंब आ रहा है कितना, 4। ये कैसे संभव है कि लंब की लंबाई अधिक हो जा रही है किस चीज से, कर्ण से? पॉसिबल है क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कभी संभव हो ही नहीं सकता है कि कर्ण छोटा हो जाए और लंब बड़ा हो जाए, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अगर ये सबसे लंबी भुजा है तो यहाँ लंब से छोटी कैसे हो रही है? मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कर्ण का मान कितना आ जाए, कर्ण का मान 3 आ जाए और लंब का मान 4 आ जाए। कर्ण हमेशा बड़ा होगा। हाँ, अगर यहाँ पे ये चीज रहता साइन थीटा बराबर 5/3 तो ये पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ पे कर्ण 5 है और साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, सॉरी ये 3/5 ऐसा लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर। तो ये हो गया लंब और ये बटा में क्या हो गया, कर्ण। अब यहाँ पर कर्ण हम देख रहे हैं कि 5 आ रहा है, जो कि बड़ा है किस चीज से,
लंब से, तो फिर ये पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/3 और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण छोटा हो ही नहीं सकता है, मतलब स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स, यह कथन असत्य है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूरा खत्म हुआ। बहुत अच्छा सवाल है, इसको एक बार नहीं 2 बार देखिए इस वीडियो को, ठीक है ना, और अच्छे से समझिए कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारा का सारा। इसको ऑब्जेक्टिव न मान करके, इसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मान करके इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बारीकी को ये क्लियर करने वाला है, ठीक है ना। अब हम लोग चलने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन पर। कहाँ चलने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन पे, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे एंगल के लिए बात करने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल हम लोग 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच पढ़ने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक, साइन थीटा का मान 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, कॉस थीटा का मान 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, कितना आता है, कैसे टेबल रटना है, कैसे टेबल याद करना है, इन सब पे बात करने वाले हैं, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं सबको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।